फाइव जो है आपका डीसी जो मशीन है, डीसी जनरेटर जो है, जनरेटर एंड मोटर से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं डीसी मशीन्स के, वो हम आज यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में आपका जो पहला फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों, द करंट इन आर्मेचर कंडक्टर ऑफ ए डीसी मशीन इज आर्मेचर के अंदर कौन सा करंट का फ्लो होता है। तो मैंने बताया था दोस्तों, चाहे डीसी मोटर हो चाहे डीसी जनरेटर हो, दोनों के केस में ही आर्मेचर के अंदर जो करंट फ्लो होता है वो हमेशा अल्टरनेटिंग करंट फॉर्म में फ्लो होता है। आर्मेचर के बाद जब आपका कम्यूटेटर के बाद जो आपको आउटपुट मिलता है वो आपका रेक्टिफाइड फॉर्म में आपको प्राप्त होता है कम्यूटेटर के बाद। तो अब कम्यूटेटर से पहले की बात करें, जहाँ आर्मेचर सर्किट है, तो चाहे मोटर हो चाहे जनरेटर, दोनों केस में ही एसी करंट वहाँ पे फ्लो होता है। तो सी आंसर आपका इसका राइट आंसर होगा एसी ओनली। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, हाई वोल्टेज डीसी मशीन यूजेज। ठीक है, हाई वोल्टेज के लिए अपन हमेशा वेव बाइंडिंग प्रेफर करते हैं, क्योंकि मैंने बताया था वेव बाइंडिंग में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हैं वो 2 के इक्वल होते हैं, a इक्वल्स टू 2, और ईजी जो होता है अपना 5p ZN अपॉन 60a। तो ई जो वोल्टेज है ये ए जो पैरेलल पाथ है उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ए मिनिमम होगा तो ईजी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो हाई वोल्टेज यदि आपको चाहिए तो ए मिनिमम रखना होगा, और ए मिनिमम होता है कि इसमें वेव बाइंडिंग में ए की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 2 के बराबर होती है, चाहे नंबर ऑफ पोल्स आपके ज़्यादा हों। जबकि लैप बाइंडिंग को अपन लो वोल्टेज के लिए प्रेफर करते हैं, क्योंकि वह नंबर ऑफ पैरेलल पाथ नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, an 8 pole 250 volt wave bound generator has 400 conductors. If the generator is to be lap bound, the number of conductor required is। ठीक है, यदि लैप बाउंड किया जाए तो नंबर ऑफ कंडक्टर कितने होंगे, वेव बाउंड में इसने नंबर ऑफ कंडक्टर मुझे दे रखे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, नंबर ऑफ पोल मुझे दे रखे हैं, इसके अंदर 8 पोल की आपकी मशीन है, ई जो दे रखा है मुझे ये 250 वोल्ट मुझे गिवन है। ठीक है, वेव बाउंड जनरेटर है, 400 कंडक्टर मुझे टोटल यहाँ पे दिए हुए हैं। तो जो जेड की वैल्यू है वो कितनी है दोस्तों, 400। इफ द जनरेटर इज टू बी लैप बाउंड, यदि जनरेटर को लैप बाउंड किया जाए, द नंबर ऑफ कंडक्टर रिक्वायर्ड फॉर, तो यहाँ मैं वोल्टेज को सेम लेके चलूंगा कि यदि मुझे सेम वोल्टेज बनाना हो लैप बाउंड के अंदर तो मुझे कितने कंडक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यदि मैं पहले वेव बाउंड के बारे में बात करूँ, उसके बाद अपन लैप बाउंड की बात करेंगे, तो इन दोनों केस में मैंने बताया था वेव बाउंड के अंदर ए इक्वल्स टू 2 के बराबर होता है, और यहाँ ए इक्वल्स टू आपके पी के बराबर होगी। मुझे क्वेश्चन में कितना गिवन है, 8, नंबर ऑफ पोल कितने गिवन है, 8 मुझे गिवन है। अब अपन बात करते हैं जो ई है, ठीक है, ये होता है आपका 5p/ZN अपॉन 60a। ठीक है, तो यहाँ जो जेड कंडक्टर्स हैं, सपोज करो मैं इस जेड को लिख रहा हूँ जेड डब्ल्यू वेव बाउंड के अंदर, और ई जो है यहाँ भी 5p/Z नंबर ऑफ कंडक्टर n अपॉन 60a। ठीक है,
तो मुझे जेड डब्ल्यू वेव बाउंड के अंदर मुझे कंडक्टर गिवन है कितने, जेड डब्ल्यू कितने हैं 400 है, ठीक है, ये मुझे 400 गिवन है। तो यहाँ से यदि मैं कुछ वैल्यू यहाँ पुट करूँ, ई तो आपको कितना दे रखा था 250 वोल्ट इज इक्वल्स टू 5 मुझे गिवन नहीं है, नंबर ऑफ पोल मुझे 8 गिवन है, जेड डब्ल्यू मुझे 400 दे रखा है, एन गिवन नहीं है, डिवाइड बाय 60 और ए कितने वेव बाउंड के अंदर 2, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से यदि मैं फाई एन की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँ तो फाई एन की वैल्यू यहाँ ये एक जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट हुआ, ठीक है, ये 2 से ये 4 टाइम कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, और ये 2 ये आ गया 3, तो आपका जो फाई एन बचेगा वो आएगा वैल्यू करके आएगी 9.375, ठीक है, फाई एन की वैल्यू। ये फाई एन की वैल्यू मैं कहाँ पुट करूँगा, यहाँ पुट करूँगा, क्योंकि ई तो मुझे स्टिल कितना चाहिए 250 वोल्ट ही चाहिए। फाई एन की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 9.375, फाई एन की वैल्यू मैंने पुट कर दी, नंबर ऑफ पोल आपके 8 हैं और जेड एल की वैल्यू मुझे निकालनी है, डिवाइड बाय 60, और यहाँ लेफ्ट बाउंड की जब मैं बात करूँगा तो ए होता है पी के इक्वल, तो इसकी वैल्यू भी मैं 8 ही पुट करूँगा, 8 से 8 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, जेड एल की जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी ये होगी 250 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय 9.375 1600, तो जो जेड एल आएगा वो आएगा आपका 1600 कंडक्टर, ठीक है। तो मुझे सेम वोल्टेज बनाने के लिए यदि मैं आर्मेचर को लेफ्ट बाउंड करता हूँ तो मुझे 1600 नंबर ऑफ कंडक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी आंसर आपका आ जाएगा, 1600 कंडक्टर्स की रिक्वायरमेंट आपको होगी, ठीक है। जहाँ मुझे वेव बाउंड में 250 वोल्ट मिल रहा था 400 कंडक्टर से, वही मुझे लेफ्ट बाउंड में 250 वोल्ट मिलेगा जब मैं 4 गुना कंडक्टर यहाँ पे काम में लूंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आप इसका शॉर्टकट तरीका भी है, आप सिंपल सा P/2 करके भी यहाँ से देख सकते हैं, जैसे 8 पोल है, P कितने हैं आपके 8, तो आप P/2 करके भी यहाँ से निकाल सकते हैं, P/2 करोगे तो 8/2 डिवाइड बाय कितना डिफरेंस आएगा 4 का, तो सीधा सीधा जेड जो होगा वो कितना हो जाएगा 4 गुना आपके कंडक्टर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो रेशो है P, ये लैप बाउंड में ए P के बराबर होगा, वेव बाउंड में 2 के बराबर होता है, इक्वल होता है, तो आप P/2 से शॉर्टकट मेथड 4 गुना सीधा आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन डिस्कस करते हैं। द मेन ड्रॉबैक ऑफ ए डीसी शंट जनरेटर इज दैट, जो डीसी शंट जनरेटर है उसका जो मेन ड्रॉबैक क्या होता है, मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी कि इसका जो टर्मिनल वोल्टेज है ड्रॉप कंसिडरेबली विथ लोड, लोड के साथ इसके टर्मिनल वोल्टेज में क्या आती है, कमी आती है, ये अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया था जब अपन ने इसकी कैरेक्टराइजेशन पढ़ी थी। तो अपन ने देखा था जो टर्मिनल वोल्टेज है इसका ड्रॉप होता है लोड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टैरिसीस लॉसेस इन ए डीसी मशीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, ये भी अपन ने पढ़ा था कि स्पीड के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके हिस्टैरिसीस लॉसेस आपके होते हैं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इफ द फ्लक्स पर पोल ऑफ ए डीसी जनरेटर इज हाफ्ड बट इट स्पीड इज डबल, देन जनरेटेड ईएमएफ विल बी रिमेन्स द सेम। सेम रहेगा, क्यों रहेगा सेम? क्योंकि ई जो होता है आपका, ये अपन ने पढ़ा था के एन फाई एन के बराबर होता है, ठीक है। तो यदि मैं क्या करूं यहाँ पे, फ्लक्स को तो क्या कर रहा है वो, स्पीड, स्पीड को तो क्या कर दिया डबल, स्पीड को तो क्या कर दिया दो गुना कर दिया, फ्लक्स को कर दिया आधा। तो ये 5/2 होगा, ये 2n होगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कुछ नहीं इफेक्ट पड़ेगा। तो जो इसका जो ईएमएफ जनरेटेड है वो क्या रहेगा, रिमेन्स द सेम ईएमएफ आपको प्राप्त होगा, क्योंकि फ्लक्स और स्पीड एक चीज को आप आधा कर रहे हो, दूसरे को दुगना, तो वो एक दूसरे का इफेक्ट किया जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिमेन्स द सेम आपको जनरेटेड ईएमएफ यहाँ पे प्राप्त होगा। The DC shunt generator supplies a load of 7.5 kilowatt at 200 volts. The armature resistance is 0.6 ohm and the field resistance is 80 ohm. The generated EMF will be generated. ईएमएफ आपसे यहाँ पे पूछा है, डीसी शंट जनरेटर मुझे दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो मैं सबसे पहले डीसी शंट जनरेटर का एक डायग्राम यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे मुझे लोड दिया हुआ है, तो लोड के लिए मुझे पावर यहाँ पे दी हुई है 7.5 किलोवाट, या मैं इसको लिख सकता हूँ 7500 वाट, ठीक है दोस्तों। जो लोड का जो वोल्टेज है टर्मिनल है 200 वोल्ट, तो क्या मैं यहाँ से करंट निकाल सकता हूँ, बिल्कुल मैं यहाँ से करंट की वैल्यू निकाल सकता हूँ। लोड करंट कितना आ जाएगा, 7500 डिवाइड बाई कर दो आप 200, तो ये आ जाएगा आपका 37.5, ठीक है। 37.5 आपका 37.5 एम्पियर आपका लोड करंट यहाँ पे आ गया, ठीक है दोस्तों। द आर्मेचर रेजिस्टेंस है 0.6 ओम, आर्मेचर का रेजिस्टेंस मुझे कितना दे दिया 0.6, और फील्ड का रेजिस्टेंस मुझे दे दिया 80 ओम, ठीक है। तो ये तो पैरेलल में क्या होगा, वोल्टेज बराबर होगा। तो मुझे पता है V किसके इक्वल होता है, आई एफ इंटू आर एस के बराबर भी होता है, या आई एस एच आर एस एच, जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है। तो यहाँ की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ V अपॉन आर एस एच के द्वारा। V है आपका 200, तो ये जो करंट आएगा फिर आपका 200 डिवाइड बाई 80, ये आ जाएगा 2.5 एम्पियर। जो आपका फील्ड करंट आया वो कितना आया 2.5 एम्पियर,
तो ये आने से क्या हुआ, अब आप ये आर्मेचर करंट की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि जो आर्मेचर जो करंट निकलेगा जनरेटर से, जो आर्मेचर करंट निकलेगा बाहर की तरफ निकलता है जनरेटर के केस में, तो इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो 37.5 प्लस 2.5 कितना आ गया, ये 40 एम्पियर आपका आर्मेचर करंट की वैल्यू यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब इसने पूछा क्या, जनरेटेड ईएमएफ अपन से पूछा है, तो यहाँ केवीएल इक्वेशन लगा दो। तो ईजी क्या आ जाएगा आपका, V प्लस आई इंटू आर ए। तो V कितना है 200 प्लस आई ए कितना है 40 और आर ए कितना है 0.6। तो 200 प्लस 24 दैट इज इक्वल्स टू 224 वोल्ट। तो जो आपका जनरेटेड ईएमएफ होगा कितना होगा दोस्तों, 224 वोल्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन जाते हैं। इन ए डीसी जनरेटर द रिलेशन अमंग मैकेनिकल एफिशिएंसी एंड इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी एंड ओवरऑल एफिशिएंसी इज। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ा था, डिस्कस किया था कि जो ओवरऑल एफिशिएंसी होगी वो बराबर होती है आपकी मैकेनिकल एफिशिएंसी इनटू इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी के। बराबर, और इनकी यदि मैं वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ तो अपने पास क्या आ जाती है, शाफ्ट पावर डिवाइड बाय टोटल इनपुट पावर यहाँ पे अपन को मिल जाती है। तो ये अपन ने जब एफिशिएंसी का टॉपिक पढ़ा था उस समय हमने डिस्कस इसको कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर प्रोवाइड्स अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। ठीक है, तो ओवर कंपाउंड जनरेटर सॉरी प्रोवाइड अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, तो ये आएगा फ्लैट जनरेटर लेवल कंपाउंड या फ्लैट जनरेटर जो होगा इसके केस में नो लोड वोल्टेज और जो फुल लोड वोल्टेज वो लगभग अप्रोक्सीमेटली सेम वैल्यू मुझे प्राप्त होती है। ये अपने फ्लैट के अंदर पड़ा था। ओवर के अंदर क्या होगा आपका, जो फुल लोड वोल्टेज है वो ज़्यादा हो जाता है आपका नो लोड वोल्टेज से, और अंडर कंपाउंड जनरेटर के अंदर जो आपका फुल लोड वोल्टेज है वो कम हो जाता है नो लोड वोल्टेज से। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट की यदि बात कर रहा है तो अपन फ्लैट कंपाउंड जनरेटर यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, the DC generator that has poorest voltage regulation is। ठीक है, तो सीरीज जनरेटर पता होगा, ये सीरीज जनरेटर का सबसे पुअर वोल्टेज रेगुलेशन होता है, क्योंकि जो डिफरेंस है नो लोड से फुल लोड वोल्टेज में वो सबसे ज़्यादा डिफरेंस आपका सीरीज जनरेटर के अंदर आता है। क्योंकि सीरीज फील्ड का ड्रॉप भी बढ़ता जाता है लोड बढ़ाने के साथ। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, द नो लोड वोल्टेज ऑफ ए जनरेटर इज 240 वोल्ट एंड रेटेड वोल्टेज इज 220 वोल्ट। ठीक है, द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द जनरेटर।
तो मैं यहाँ से आसानी से वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ। नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज, तो नो लोड वोल्टेज तो कितना है 240 माइनस फुल लोड वोल्टेज है आपका 220, नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड, ठीक है 220। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ गया आपका 20 अपॉन 220, 20 डिवाइड बाई 220 में करूँगा तो ये आ जाएगा आपका 0.0909। तो ये इसको प्रतिशत के फॉर्म में यदि मैं लिखूँ तो 9.09 प्रतिशत आपका आंसर आ जाएगा। 9.1 के आसपास मैं इसको लिख सकता हूँ। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला। इन ए कम्युलेटिवली कंपाउंड जनरेटर द शंट एंड सीरीज फील्ड, कम्युलेटिव के अंदर क्या करती, ऐड करती है। ठीक है, डिफरेंशियली कंपाउंड के अंदर तो अपोज करती है दोस्तों, मैंने बताया था शंट और सीरीज फील्ड एक दूसरे का अपोजिशन करती है, जबकि कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर के अंदर जो सीरीज फील्ड है और शंट फील्ड है वो एक दूसरे को ऐड करती है। मैं इस तरह कहूँ सीरीज फील्ड एड द शंट फील्ड, उसको सपोर्ट करने का काम करती है। जो टोटल फ्लक्स आता है वो दोनों के एडिशन के बराबर होता है। द कर्व शोइंग द रिलेशन बिटवीन द टर्मिनल वोल्टेज V एंड लोड करंट IL ऑफ ए DC जनरेटर इज कॉल्ड इट्स, इसमें कर्व आपको दिखाया हुआ नहीं है, चलो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा कर्व इसमें बना देता हूँ। ठीक है, तो इसका जो कर्व है वो कुछ इस तरह रहा होगा। द कर्व शोइंग द रिलेशन बिटवीन द टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, तो टर्मिनल वोल्टेज और में जो रिलेशन होता है, ठीक है, ये तो VL हो गया लो टर्मिनल वोल्टेज, ये हो गया IL। तो मैं इन दोनों को देख के ही बता सकता हूँ कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होगी। तो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक के लिए जो कर्व बनता है वो किसके बीच में बनता है, तो लो टर्मिनल वोल्टेज एंड लोड करंट के बीच में बनता है। और मैं इस कर्व को भी यदि रिप्रेजेंट कर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर अपन ने पढ़ा था। ठीक है, तो VL और IL के बीच में यदि कर्व है तो किसका होगा, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच का कर्व होता है। और EG एंड IA के बीच में जो कर्व होता है वो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है। नो लोड इंड्यूस्ड EMF EG और IS के बीच जो कर्व होता है वो मैग्नेटिक कर्व आपका कहलाता है। ठीक है, शंट जनरेटर है जो फुल लोड करंट ऑफ
of 196 ampere at a 220 volt, the stray losses are 720 watt and shunt field coil resistance is 55 ohm. It has full load efficiency of 88%. What is the value of armature resistance? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरे से यहाँ पे पूछी है। ठीक है दोस्तों, तो शंट जनरेटर है, फुल लोड करंट मुझे दे रखा है 196 एम्पियर एट 220 वोल्ट। ठीक है, मैं शंट जनरेटर यहाँ पे बना लेता हूँ। अभी मैंने एक यहाँ पे शंट जनरेटर बनाया है। स्ट्रे लॉसेस मेरे को देखना 720 वाट, ये स्ट्रे लॉसेस हैं, और शंट फील्ड कॉइल रेजिस्टेंस है, ये शंट फील्ड जो कॉइल है RSH, इसकी जो वैल्यू दी है मुझे दी है 55 ओम। ठीक है दोस्तों, और जो लोड वोल्टेज है वो कितना दिया है अपन को 220 वोल्ट वोल्टेज, और जो लोड करंट है वो कितना है 196 एम्पियर लोड करंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं शंट फील्ड करंट की वैल्यू यहाँ से ISH में कैलकुलेट कर लेता हूँ। कैसे निकालेंगे, V/RSH, V है 220 डिवाइड बाय 55, कितना आ जाएगा 4 एम्पियर आ जाएगा। तो आर्मेचर करंट में यहाँ से आसानी से निकाल सकता हूँ। तो आर्मेचर करंट है वो कितना आ जाएगा 196 प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 200 एम्पियर। तो आर्मेचर करंट मैंने फाइंड आउट कर लिया, IL प्लस ISH, ये आपका लोड करंट दिया हुआ था IL, ISH मैंने कैलकुलेट किया था 4 एम्पियर, तो यहाँ से आपका आर्मेचर करंट आ गया 200 एम्पियर। ठीक है, अब क्या कर रहा है क्वेश्चन, इट हैज़ फुल लोड एफिशिएंसी ऑफ 88%। इसी फुल लोड की जो एफिशिएंसी है वो 88% है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस। अब यदि मैं यहाँ KVL लगाता हूँ, ठीक है दोस्तों, तो KVL से मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे कि जो EG होगा वो आपका आएगा V प्लस IA इंटू RA के बराबर। ठीक है, तो मेरे को RA तो पूछा ही है, आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू तो पूछी ही है मेरे को। तो यदि मैं EG की वैल्यू कैलकुलेट कर सकूं, ठीक है, EG की वैल्यू यदि मैं निकाल सकूं, यदि मैं किसी और तरीके से निकाल सकूं, तो V मेरे पास है, IA मेरे पास है, तो मैं RA की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ। और EG निकालने के लिए मुझे क्या दे दी, एफिशिएंसी दे दी। एफिशिएंसी होती है आपकी फुल लोड एफिशिएंसी मुझे दे दी 88%। ठीक है, तो एफिशिएंसी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आउटपुट अपॉन इनपुट से मैं यदि निकालूं, आउटपुट अपॉन P इनपुट से मैं निकालूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट तो हो गया आपका P इंटू IL, V इंटू IL डिवाइड बाई इनपुट हो जाएगा आपका EGIA प्लस स्ट्रे लॉसेस कितने दे रखे हैं आपको 720 वाट। ठीक है, तो ये आपका टोटल इनपुट होगा, क्योंकि EGIA प्लस स्ट्रे लॉसेस भी आपका इसका पार्ट रहेगा। ठीक है, तो V इंटू IL मैं यदि यहाँ पे सॉल्व करूँ, V आपको दे रखा है 220, IL है 198 डिवाइड बाय EG आपको निकालना है, और IA जो है इसकी वैल्यू आपकी 200 है प्लस 720, और ये इक्वल है, ये कितना था आपका 88% दे रखा है ना, ये तो 0.88 के बराबर मैं इसको लिखूँगा। इसको यदि क्रॉस मल्टीप्लाई अपन करें तो ये आ जाएगा आपका 0.88 इंटू 200, 176 EG प्लस 720 इंटू 0.88, ये आ जाएगा 6633.6 इज इक्वल्स टू 220 इंटू 198 43560। ठीक है, तो यहाँ से हम EG की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो EG आ जाएगा आपका, इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ 633.6 और इसको डिवाइड कर देता हूँ मैं 176 से, तो ये आ जाएगा आपका 243.9 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये EG आया आपका 243.9 वोल्ट, यही अपन को चाहिए था। अब यहाँ यदि मैं EG की वैल्यू पुटअप करूँ, आर्मेचर रेजिस्टेंस मेरे से पूछा था 243.9 इज इक्वल्स टू 220 प्लस 200 इंटू RA। ठीक है, IA है 200 और V है आपका 220, तो ये यदि मैं माइनस करूँगा तो इधर तो बचेगा 23.9 इज इक्वल्स टू 200 RA की वैल्यू मेरे को निकालनी थी 23.9 डिवाइड बाय 200, 23.9 डिवाइड बाय 200 यदि मैं करता हूँ तो ये वैल्यू आएगी आपकी
0.1195 ओम, ठीक है, 0.1195, ठीक है। तो लगभग ये 0.1 के आसपास जो आपका लगभग अप्रोक्सीमेट जो आपका आंसर बैठ रहा है, सी आंसर आपका राइट आंसर इसका रहेगा, ठीक है दोस्तों। 0.105 पॉइंट्स में थोड़ा सा ये हो जाता है क्योंकि अपन ने पूरा पॉइंट के 2 फिगर तक यह कैलकुलेशन की है, तो सी आपका इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। द आइडियल कम्यूटेशन इन ए कॉइल इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ईच कॉइल हैज इंडक्टेंस, ये मैंने बताया था, कॉइल इंडक्टेंस के कारण आइडियल कम्यूटेशन पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि इट अपोजेस द चेंज इन करंट, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, ये करंट में चेंज का अपोजिशन होता है, ठीक है दोस्तों। द डमी कॉइल इन ए डीसी मशीन आर यूजफुल टू, डमी कॉइल किस चीज में यूजफुल होती है, तो मैकेनिकल बैलेंस आर्मेचर को प्रोवाइड कराने के लिए डमी कॉइल्स को यूज में दिया जाता है। In a 4-pole 25 kilowatt 200 volt wave bound DC shunt generator, the current in each parallel path will be, ठीक है, each पाथ में मेरे से करंट पूछा है, तो वेव बाउंड है तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ तो हमेशा कितने रहेंगे, 2 रहेंगे वेव बाउंड में, और 200 वोल्ट वेव बाउंड मुझे ईजी दे रखा है, इसका ईजी कितना है, इसका 200 वोल्ट मेरे को ईजी इसका गिवन है, ठीक है। नंबर ऑफ पोल मेरे से 4, ठीक है दोस्तों। शंट जनरेटर, द करंट इन ईच पैरेलल पाथ विल बी, तो जो टोटल करंट है पहले मैं यहाँ से पता लगा लेता हूँ कि जो टोटल आर्मेचर जो लोड करंट है, या मैं आर्मेचर करंट की बात करूँ तो कितना है, 25,000 को मैं डिवाइड कर देता हूँ किससे, 200 से, तो ये आ जाएगा 125 एम्पीयर, ठीक है। ये तो टोटल करंट आ गया। अब मेरे पास 2 पैरेलल पाथ हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरे पास जो पैरेलल पाथ हैं वो 2 हैं, ठीक है। इस तरह मेरा आर्मेचर रहा होगा और टोटल जो आर्मेचर करंट मुझे को 125 मिल रहा है, तो सिंपल सी चीज़ है कि जो एक पैरेलल पाथ में जो करंट होगा वो इसका जस्ट आधा करंट इसका रहेगा, तो 62.5 करंट यहाँ से आएगा और 62.5 करंट यहाँ से आएगा, टोटल 125 करंट आपका हो जाएगा, 62.5 आपका राइट आंसर होगा। यही यदि लैप बाउंड होता तो जो नंबर ऑफ पोल्स के बराबर में पैरेलल पाथ बना था, 4 पैरेलल पाथ में बना था,
तो जो करंट आता है वो आता है 125/4, एक पैरेलल पाथ का जो करंट आता है वो बाई 4 होता है। क्योंकि ये वेव बाउंड है तो 2 पैरेलल पाथ होंगे, तो आधा करंट आपका आएगा। तो बी आंसर आपका इसका राइट आंसर करेगा। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज एप्लीकेबल टू, राइट हैंड रूल जो है फ्लेमिंग का वो एप्लीकेबल होता है फॉर डीसी जनरेटर के लिए, ठीक है। लेफ्ट हैंड फॉर मोटर एंड राइट हैंड फॉर जनरेटर। इन ए राइट हैंड रूल इज एप्लीकेबल टू, राइट हैंड रूल जो है फ्लेमिंग का वो एप्लीकेबल होता है फॉर डीसी जनरेटर के लिए, ठीक है। लेफ्ट हैंड फॉर मोटर एंड राइट हैंड फॉर जनरेटर। इन ए सीरीज माउंट डीसी मशीन, जनरेटर और मोटर, द सीरीज फील्ड वाइंडिंग कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। सीरीज बाउंड डीसी मशीन के अंदर चाहे वो जनरेटर हो चाहे वो मोटर हो, सीरीज फील्ड वाइंडिंग में क्या होता है, फ्यू टर्न ऑफ थिक वायर, ठीक है। मुझे रेजिस्टेंस कम रखना है, मुझे ड्रॉप कम करना है सीरीज में, तो फ्यू टर्न ऑफ थिक वायर इसके अंदर रहेंगे। ठीक है। ए डीसी जनरेटर बियॉन्ड क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस विल जनरेट, क्या करेगा ये, नो वोल्टेज, ठीक है। क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस से ज़्यादा आपने कर दिया, बियॉन्ड से जाओगे तो कोई वोल्टेज। वो नहीं बनाएगा। इन आर्क वेल्डिंग इन ऑर्डर टू ऑब्टेन स्टडी आर्क, वन शुड हैव, आर्क जनरेटर में कौन सा जनरेटर काम में लिया जाता है, तो डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर वहाँ पे प्रेफर किया जाता है। डिफरेंशियली कंपाउंड अरेंजमेंट में आपने देखा था
जैसे जैसे लोडिंग बढ़ती है तो वोल्टेज तो कम होता जाता है, करंट की वैल्यू प्रोपोर्शनलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो आर्क वेल्डिंग में स्टडी आर्क प्राप्त करने के लिए डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर को काम में लेते हैं। द बैक ईएमएफ इन ए डीसी मोटर, जो बैक ईएमएफ होगा डीसी मोटर में अपोजिट द अप्लाई वोल्टेज, इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं अपन, बैकवर्ड यहाँ पे काम में लेते हैं, क्योंकि अब अप्लाइड वोल्टेज का अपोजिशन ये करता है। The mechanical power developed in a DC motor is maximum when back EMF is equal to the half of applied voltage. भी क्या होना चाहिए, V/2 होना चाहिए। हाफ ऑफ द लाइट वोल्टेज ये होना चाहिए। बी आंसर आपका इसका राइट आंसर रहेगा। व्हेन द स्पीड ऑफ ए डीसी मोटर इंक्रीजेज, यदि स्पीड मोटर की इंक्रीज होगी तो उसकी आर्मेचर करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इसका जो आर्मेचर करंट होगा दोस्तों वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, स्पीड बढ़ाओगे आप तो का जो आर्मेचर करंट है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, अपने पढ़ा था कि आर्मेचर करंट बढ़ने पर स्पीड डिक्रीज होती है। ठीक है, ये उल्टा कह रहा है। आर्मेचर करंट जब अपन बढ़ा रहे थे, जब हमने इसकी कैरेक्टराइजेशन पढ़ी थी, तो जैसे जैसे आई बढ़ेगा स्पीड क्या हो रही थी, कम। ये उल्टा पूछ रहा है, यदि स्पीड यदि उसकी बढ़ेगी तो आर्मेचर क्या होगा, कम होगा। ठीक है दोस्तों, डिक्रीज द स्पीड ऑफ ए डीसी मोटर। ठीक है, डीसी मोटर की जो स्पीड है वो क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स पर पोल। ठीक है, स्पीड जो है डीसी मोटर की वो फ्लक्स पर पोल की क्या होती है, ये मुझे पता है, एन इज इक्वल्स टू वी माइनस आई ए आर ए अपॉन के एन फाई। स्पीड जो है फ्लक्स पर पोल की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड। द टॉर्क डेवलप बाई डीसी मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क, जो डेवलप है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फ्लक्स के।
फ्लक्स पर पोल के होगा आर्मेचर फाई आई है, ठीक है, यही तो होता है, P प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई है, फाई और आर्मेचर करंट के डायरेक्टली, ये आंसर आपका राइट होगा। आर्मेचर रिएक्शन इन ए डीसी मोटर इज इंक्रीज व्हेन द आर्मेचर करंट इंक्रीज, बिल्कुल सही है, ठीक है, व्हेन द आर्मेचर करंट इंक्रीज आर्मेचर reaction also increases। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल इन डीसी मोटर इज बाय वेरिंग, जो जनरली जो काम में लिया जाता है वो कौन सा होता है, फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, फील्ड वाला जो अपने मेथड पढ़ा था, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल जो मेथड पढ़ा था, वो मोस्ट कॉमनली यूज मेथड यहाँ पे स्पीड कंट्रोल के लिए अपन डीसी मोटर में काम में लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ए सीरीज मोटर विल ओवर स्पीड, सीरीज मोटर आपकी ओवर स्पीड होगी व्हेन द लोड इज रिमूव, ठीक है, मैंने बताया था बहुत लाइट लोड या नो लोड के केस में ये इसकी स्पीड जो डेंजरस स्पीड इसकी हो जाती है, तो वी नेवर स्टार्ट डीसी सीरीज मोटर विदाउट एनी लोड, बिना लोड के अपन इसको स्टार्ट ही नहीं करते हैं। डीसी सीरीज मोटर आर यूज्ड इन दोज एप्लीकेशंस वेयर हाई स्टार्टिंग टॉर्क इज रिक्वायर्ड, हाई स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता है, वहां मैं डीसी सीरीज मोटर को काम में लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युलेटिवली कंपाउंड मोटर आर यूज्ड वेयर, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर जहां आपका लोडिंग
के साथ फ्लक्स की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो सडन हैवी लोड्स फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, जहाँ बहुत कम टाइम के लिए लोड में एकदम से अचानक इंक्रीमेंट हो रहा है, सडन हैवी लोड ज़्यादा आ रहा है, तो वहाँ उसको एक्स्ट्रा जो लोड है उसको कौन वहन करेगा, एक्स्ट्रा फ्लक्स जो सीरीज मोटर बनाएगी, जो कि कम्यूटेटिव कंपाउंड अंदर मोटर के अंदर होगा। ठीक है दोस्तों, फॉर द सेम रेटिंग की यदि मैं बात करता हूँ, तो कौन सी मोटर है जो लीस्ट स्टार्टिंग टॉर्क रखती है, शंट मोटर। ठीक है, सीरीज मोटर का तो ज़्यादा होता है, कम्यूटेटिव का अपन ने पढ़ाई है, वो भी उसमें भी सीरीज ऐड करती है। तो लीस्ट जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो आपको शंट मोटर का मिलेगा। ठीक है, सेम रेटिंग की अभी मैं बात करता हूँ। इन्हें वैक्यूम क्लीनर में कौन सी मोटर अपन काम में लेंगे दोस्तों, तो सीरीज मोटर जनरली अपन वैक्यूम क्लीनर्स में काम में लेते हैं। ठीक है, हाई स्पीड वैक्यूम क्लीनर आपने पढ़ा होगा, यूनिवर्सल मोटर काम में लेते हैं। यूनिवर्सल मोटर इज अ टाइप ऑफ सीरीज मोटर, वेदर इट इज ऑपरेटेड ऑन डीसी और ऑपरेटेड ऑन एसी। ठीक है, A 440 volt shunt motor has an armature resistance of 0.8 and field resistance of 200 ohm. Find the back EMF when giving an output of 7.46 किलोवाट एट 85% एफिशिएंसी। ठीक है, बैक ईएमएफ की वैल्यू मेरे से पूछी है, शंट मोटर मेरे को दी हुई है, मैं इसका बनाऊँ, यहाँ पे मेरे को सप्लाई लगी हुई है। ठीक है, 440 वोल्ट शंट मोटर, मतलब इसकी जो सप्लाई है वो दे दी मुझे 440 वोल्ट, आर्मेचर रेजिस्टेंस दे दिया 0 ओम एंड फील्ड रेजिस्टेंस दे दिया 200 ओम, मुझे फील्ड रेजिस्टेंस इसका दे दिया। ठीक है, ईबी की वैल्यू मेरे से यहाँ पे पूछ रहा है कि ईबी की वैल्यू कितनी होगी, और मुझे इसके लिए क्या दिया है, आउटपुट जो है, ठीक है, आउटपुट मुझे दे दिया, इसका जो आउटपुट है वो दे दिया
7.46 किलोवाट, या मैं इसको लिख सकता हूँ 7460 वाट। ठीक है, ये मुझे मेरे को आउटपुट यहाँ पे दे दी। बैक ये मैं व्हेन गिविंग एन आउटपुट, ठीक है, एट 85% एफिशिएंसी। तो 85% एफिशिएंसी यदि मैं बात करूँ तो जो एफिशिएंसी होगी वो क्या होगी, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ यदि मैं इन वोल्टेजेस की बात करूँ तो ये तो आपका शंट फील्ड करंट हो जाएगा, ये आपका सप्लाई करंट होगा, और आर्मेचर करंट उस बार अंदर की तरफ आपका जाएगा, नीचे की तरफ आपका। और जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 440 V इज इक्वल्स टू ई बी प्लस आई ए आर, प्लस आई ए इंटू 0.8। ठीक है, तो एफिशिएंसी मुझे दे रखी है 85%। ठीक है, तो मैं यहाँ से इनपुट की वैल्यू में निकाल सकता हूँ, आ जाएगा आउटपुट डिवाइड बाय 85। ठीक है, और आउटपुट जो है आपका ये है वी ई बी इंटू आई ए। ठीक है, ई बी इनपुट जो था, अच्छा आउटपुट तो मुझे दे ही रखा है ना, मुझे आउटपुट तो गिवन है, कितना है, ये आउटपुट ही तो है 7460 डिवाइड बाई 0.85। फिर मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे को वो वैल्यू मिलेगी 7460 डिवाइड बाई 0.85, 8776.47 मेरे को वैल्यू प्राप्त हुई है इनपुट की। ठीक है, और इनपुट जो है वो किसके बराबर है, टोटल वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज इंटू सप्लाई करंट वी इंटू आई के इक्वल है आपका। वी तो दे रखा है 440 वोल्ट, और आई करंट में यहाँ से टोटल जो सप्लाई करंट है मैं निकाल सकता हूँ। तो जो सप्लाई करंट है आपका ये आ जाएगा, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ किससे, 440 से, तो ये आ जाएगा 19.94 एम्पियर, ये सप्लाई करंट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आई एस एच की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। आई एस एच क्या आ जाएगा आपका, बी अपॉन आर एस एच। तो ये आपका आई एस एच आ गया यहाँ से, ये आया आपका 2.2 एम्पियर। तो यहाँ से अब आर्मेचर करंट आपका इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो आर्मेचर करंट क्या होगा आपका, टोटल सप्लाई करंट में से शंट फील्ड का करंट आप माइनस कर दो, तो 19.94 में से माइनस कर दीजिए आप 2.2, तो ये आपके पास बच जाएगा 17.74 एम्पियर। ये आपका आर्मेचर करंट की वैल्यू आ गई। और आप क्या निकाल सकते हो, ईबी। ठीक है, मल्टीप्लाई करता हूँ 0.8 से, और इसमें से माइनस कर देता हूँ 440। तो यहाँ से जो ईबी आएगा ये आ जाएगा आपका 425.8 जी। ये आपका बैक यहाँ पे आ जाएगा। तो 425 कौन सा, बी ऑप्शन आपका सही आ रहा है यहाँ पे, बी आंसर आपका इसका राइट आंसर होगा 425.80 वोल्ट। ठीक है, इस तरह से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। कम्यूटेटिंग पोल्स आर आल्सो नॉन एज इंटरपोल्स। ठीक है, इंटरपोल्स को अपन कम्यूटेटिंग पोल्स अपन इनको नाम देते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। 36 जो क्वेश्चन है आपका, ए 10 पोल डीसी मशीन हैज लैप बाउंड आर्मेचर, इट हैज
600 conductor, each of the resistance 0.05 ohm. What is आर्मेचर, इज इट्स आर्मेचर रेजिस्टेंस, टोटल आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना है ये पूछा है, और मुझे एक कंडक्टर का दे रखा है 0.05 ओम। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। 10 पोल की है और लैप बाउंड है, तो लैप बाउंड में कितने पैरेलल पाथ होंगे, जितने नंबर ऑफ पोल हैं, तो A इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू 10 मुझे ये बना। तो आप क्या कीजिए, 10 पाथ बनेंगे और इतने टोटल कंडक्टर हैं 600, तो एक पाथ में कितने रेजिस्टेंस आएंगे बताइए आप। मैं 10 पाथ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने इस तरह का एक सर्किट बना दिया, आर्मेचर सर्किट है जिस तरह का मैंने बना दिया, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने गिवन थे उतने ही मैंने यहाँ पे बना दिए हैं। तो टोटल 10 पाथ हो गए, तो एक पाथ में कितने आएंगे, 60 कंडक्टर आएंगे। 60 कंडक्टर एक सीरीज में आ गए, 60 कंडक्टर इतने, तो टोटल कितने हो गए, 600 कंडक्टर हो गए। क्वेश्चन कह रहा है कि जो रेजिस्टेंस है, जैसे सपोज करो ये एक रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू मुझे कितनी गिवन है, 0.05 ओम। ठीक, एक रेजिस्टेंस की। ऐसे 60 कंडक्टर सीरीज में लगे हुए हैं, तो जो एक पाथ है इसका जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 0.05 इंटू 60 कर दूंगा मैं, सीरीज में तो जुड़ते जाएंगे। तो 60 कंडक्टर सीरीज में लगे हुए हैं, एक रेजिस्टेंस है इंटू 60 यदि मैं करता हूं जो भी सीरीज में, तो 3 ओम। तीन लाइन की 3 ओम वाली 10 लाइन्स हैं, 10 लाइन्स हैं जो कि पैरेलल में एक दूसरे के हैं। तो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा इस आर्मेचर का RA वो आएगा 3 डिवाइड बाय 10, के पैरेलल में क्या है, जितने भी पैरेलल में होंगे उतने से डिवाइड कर देते हैं, R बाई 10 0.3 ओम इसका आपका D आपका राइट आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है लैप बाउंड के अंदर। वेव बाउंड होता तो केवल 2 पैरेलल पाथ बनाते, 600 जो है वो 300 में डिवाइड होते हैं आपके। ठीक है, चलिए। 240 वोल्ट सीरीज मोटर टेक्स 40 एम्पियर व्हेन its rated output at 1500 RPM. Its resistance is 0.3 ohm. Find what resistance must be added to obtain rated torque at starting. ठीक है, स्टार्टिंग में रेटेड टॉर्क प्राप्त करने के लिए कितना रेजिस्टेंस मुझे इसके अंदर और ऐड करना पड़ेगा ताकि मुझे इसमें क्या मिल जाए, रेटेड इसका मिल जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले अपन चेक करते हैं। सीरीज मोटर मुझे गिवन है, सीरीज मोटर की यदि अपन बात करें तो इस तरह आपकी ये सीरीज मोटर रहेगी। यहाँ पे मैं सप्लाई दूंगा, 240 वोल्ट मुझे इसका सप्लाई वोल्टेज दे रखा है। ठीक है, 40 एम्पीयर ले करंट तो सारे इसमें सेम ही होते हैं सीरीज के अंदर, चाहे वो सप्लाई करंट है, चाहे फील्ड करंट है, चाहे आर्मेचर करंट, तीनों करंट 40 एम्पीयर है। ठीक है,
और इसका जो रेजिस्टेंस है, मतलब टोटल रेजिस्टेंस मुझे कितना दे रखा है, 0.3 ओम मुझे दे रखा है। इसमें आर्मेचर रेजिस्टेंस भी आ गया और फील्ड का रेजिस्टेंस भी यहाँ पे शामिल हो गए। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसकी बैक ईएमएफ की वैल्यू निकाल लेता हूँ फर्स्ट वाले केस में, ठीक है। EB1 फर्स्ट केस में मैं निकाल रहा हूँ V माइनस आई इंटू आर। आर मैं कह रहा हूँ टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है दोस्तों, जिसमें आर्मेचर रेजिस्टेंस भी आ गया और सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस भी आ गया। तो ये है 240 माइनस 40 इंटू 0.3, तो ये आ जाएगा आपका 240 माइनस 12 आप कर दीजिए, ये आ गया 228 वोल्ट। ये आपका बैक ईएमएफ आ गया 220 वोल्ट, ठीक है। अब ये कह रहा है कि व्हेन गिविंग इट्स रेटेड आउटपुट एट 1500 आरपीएम, ये मुझे स्पीड दे रखी है, रेटेड आउटपुट पे इस स्पीड पर इतना बैक ईएमएफ मोटर बना रही है, 220 वोल्ट ये बना रही है, ठीक है। अब इसका जो बैक ईएमएफ होता है वो होता है कि बैक ईएमएफ जो है KN फाई एन, ठीक है, या मैं लिखूँ फाई एन के प्रोपोर्शनल इसका जो बैक ईएमएफ है ये होता है, फाई और एन दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। फाई जो है वो आपका करंट पे डिपेंड करता है। अब कह रहा है क्वेश्चन करंट में मुझे कोई चेंज नहीं करना है, मतलब फाई में तो मुझे कोई चेंज करना नहीं है, और पूछ रहा है फाइंड व्हाट रेजिस्टेंस मस्ट बी एडेड टू ऑब्टेन रेटेड टॉर्क एट स्टार्टिंग, ठीक है। यदि मैं स्टार्टिंग की बात करूं दोस्तों, ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में कोई बैक ईएमएफ नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। स्टार्टिंग में जो बैक ईएमएफ होगा वो क्या होगा आपका, जीरो के इक्वल होगा। तो बैक ईएमएफ यदि मैं जीरो करता हूँ तो V आ जाता है आपका I इंटू आर के इक्वल, ठीक है। अब आपको I तो वही रखना है क्योंकि रेटेड टॉर्क आपको चाहिए, I वही रखना है। तो जो रेजिस्टेंस होगा, टोटल जो रेजिस्टेंस मुझे चाहिए होगा वो कितना चाहिए होगा, R इज इक्वल टू V अपॉन आई, ठीक है। और यहाँ से यदि मैं V तो मुझे 240 गिवन है, डिवाइड बाय I कितना है 40 है ना, हाँ, तो ये आ गया 6 ओम। ये रेजिस्टेंस मुझे चाहिए क्योंकि एट स्टार्टिंग की यदि मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो एट स्टार्टिंग देयर इज नो बैक ईएमएफ, ठीक है। EB इज इक्वल टू 0 बिकॉज एन इज 0। स्टार्टिंग में स्पीड क्या होगी आपकी 0, तो बैक ईएमएफ भी 0 होगा। तो इसलिए टॉर्क इसका चाहिए, तो इतना रेजिस्टेंस मुझे चाहिए होगा 6 ओम रेजिस्टेंस। तो अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड व्हाट रेजिस्टेंस मस्ट बी एडेड, मतलब कितना रेजिस्टेंस मैं और ऐड करूं। तो पहले जो रेजिस्टेंस था वो कितना था, 0.3 ओम था। पहले जो रेजिस्टेंस था वो कितना था, 0.3 ओम। अब मुझे कितना रेजिस्टेंस टोटल आ रहा है मेरा इस कंडीशन में, 6 ओम आ रहा है। तो एडिशनल जो रेजिस्टेंस मैंने ऐड किया है, एडिशनल एडेड रेजिस्टेंस कितना आया, 0.3, तो 5.7 ओम रेजिस्टेंस मुझे ऐड करना पड़ेगा। 0.3 तो पहले से था, 0.3 में यदि मैं 5.7 और ऐड कर दूं तो मेरा 6 आ जाएगा, और 6 रेजिस्टेंस आने पे ये रेटेड आउटपुट मुझे स्टार्टिंग में देगा जब स्पीड आपकी 0 होगी। तो आपका डी आंसर, इसका राइट आंसर रहेगा 5.7 ओम, ठीक है दोस्तों। इज दैट क्लियर। चलिए, बाय फ्लक्स कंट्रोल मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ ए डीसी शंट मोटर वी कैन ऑब्टेन स्पीड, ठीक है। तो कौन सी स्पीड मैं यहाँ से प्राप्त करता हूँ, तो अबव द नॉर्मल स्पीड ओनली, ठीक है। फ्लक्स कंट्रोल में बताया था अबव बेस स्पीड, और आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल के अंदर बिलो बेस स्पीड की अपन स्पीड वहाँ पे प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द करंट ड्रॉन बाय 220 वोल्ट डीसी मोटर ऑफ ए आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5 ओम एंड बैक ईएमएफ 200 वोल्ट इज कितना हो।
होगा बताइए। करंट ड्रॉन बाय 220 वोल्ट डीसी मोटर ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस मुझे दे दिया, ठीक है। आर ए की वैल्यू दे दी 0.5, बैक ईएमएफ ये भी दे दिया 200 और जो सप्लाई वोल्टेज है ये दे दिया 220, ठीक है। वी आई ए आर ए 200 इज इक्वल्स टू 220 माइनस आई ए इंटू 0, ये इधर आएगा तो आई ए इंटू 0.5 इधर बच जाएगा 20, तो आई ए आ गया आपका 14, ठीक है। आगे कितना जाएगा वी एम था आपका लाइट, ठीक है। मोटर के केस में अपन ये फॉर्मूला। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, जो है आज की वर्कों का स्पीड कंट्रोल बाय वेरिंग ऑफ फील्ड फ्लक्स रिजल्ट इन, ठीक है। फील्ड फ्लक्स के अंदर जब अपन इसको काम में लेते हैं तो कांस्टेंट पावर ड्राइव आपको मिलती है। ये अपन ने देखा था फील्ड फ्लक्स के अंदर, जब अपन ने टॉर्क स्पीड एंड पावर स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी थ्योरी के अंदर, जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट भी बताई थी, तो कांस्टेंट पावर आपको मिला था फील्ड फ्लक्स के अंदर, और आर्मेचर एक्शन कंट्रोल के अंदर मिला था कांस्टेंट टॉर्क मोड आपको प्राप्त हुआ था, ठीक है। कांस्टेंट टॉर्क मुझे मिल रहा था आर्मेचर रेजिस्टेंस में, तो कांस्टेंट पावर ड्राइव मुझे मिल रही है फील्ड फ्लक्स के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है, डी आंसर इसका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।